everyone. Today we start the chapter Fundamental Unit of Life, that is cell, from class 9th. Okay, इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में सभी इंट्रोडक्शंस पढ़ने वाले हैं. तो हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज सेल. सेल क्या है? यस, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. मतलब सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. ओके, स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है? क्यों सेल्स को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है? बिकॉज जब एक बॉडी बनती है, जब एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है, तो वो सेल से ही शुरुआत होती है उसकी. चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो उसकी जो बॉडी की डिज़ाइन, बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, वो एक सेल से ही बना होता है. एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, वो सेल के अंदर ही होते हैं. इसीलिए इसलिए सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. तो सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, डिस्कवरी कैसे हुई? तो जस्ट ये हम लोगों ने 9th क्लास में सारा पहले भी देखा हुआ है. तो डिस्कवरी ऑफ द सेल को लेके चलते हैं. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास. जो फर्स्ट है रॉबर्ट हुक इन 1965. जो फर्स्ट रॉबर्ट हुक थे 1965 में, सबसे पहले इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी. उन्होंने अपने पुराने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप्स में जाके उन्होंने देखा कि ये कॉर्क को ऑब्जर्व किया. उन्होंने देखा कि फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व द डेड सेल इन अ कॉर्क. उन्होंने बार्क ऑफ अ ट्री लिया, उन्होंने कॉर्क को लिया और अपने माइक्रोस्कोप में, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उन्होंने ये सेल की डिस्कवरी की. सेकेंड है ल्यूवेनहॉक इन 1674. इन्होंने डिस्कवरी की थी फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर. इन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंडिकेट किया. ओके, नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. इन्होंने डिस्कवरी की हमारे न्यूक्लियस की. व्हाट इज न्यूक्लियस? एक्चुअली जो सेल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है वो न्यूक्लियस ही है. न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बोलते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियस की हेल्प से ही होती है. वही उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है. सो नेक्स्ट पुरकेंजी इन 1839 ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म को उन्होंने वर्ड कॉइन्ड किया था. प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली एक कलरलेस विस्कोस लिक्विड होता है जो फ्री लिविंग में होता है, सेल्स के अंदर ही होता है, जो उसको सपोर्ट करता है. नेक्स्ट है सचुडन एंड सचुआन. इन्होंने 1838 और सचुआन ने 1839 में सेल थ्योरी दी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी हमारी सेल की. आगे हम डिस्कस करेंगे कि सेल थ्योरी क्या है. नेक्स्ट है रुडोल्फ विर्चॉफ इन 1855. इन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा एक्सपैंड किया, थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी और आगे जाके उन्होंने ये बताया कि जितने भी सेल हैं दे अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. मतलब जितने भी सेल न्यू बनते हैं वो हमेशा एक पुराने सेल से आते हैं. प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुराने सेल से आते हैं. तो हियर वी सी द सेल थ्योरी. अब हम लोग सेल थ्योरी पे आ जाते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है. सेल थ्योरी के अंदर हम लोगों को ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं. फर्स्ट है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल. ठीक है, यानी कि जो सेल थ्योरी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो एक सेल से बने हुए हैं या उनमें बहुत सारे सेल से कॉम्प्लेक्स बॉडी उनकी बनी हुई है. ओके, हम लोग इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं कि वन सेलुलर यानी यूनिसेलुलर है तो वो अमीबा के अंदर आ जाता है. अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो ह्यूमन बीइंग में आ जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट था सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. वही हमने बताई, उन्होंने डिफाइन कर दिया सेल को कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. थर्ड थ्योरी उन्होंने ये बताई कि द सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी न्यू सेल आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं. ये थ्योरी हमको किसने दी थी? विर्चो ने. ओके, 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा एक्सपैंड करके बताया. तो ये सेल थ्योरी के अंदर हमारे ये 3 पॉइंट है. फर्स्ट है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. सेकेंड इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. द थर्ड वन इज cell arises from the pre-existing cell. Now we see the shape and size of a cell. तो शेप में अगर हम लोग डिस्कस करें तो मे बी सेल की शेप जो है वो फिक्स भी हो सकती है एंड नॉट फिक्स भी हो सकती है. जैसे हमारे अगर प्लांट्स बॉडी के अंदर ले लो पेरेन्काइमा, सेरेन्काइमा, तो इनकी शेप फिक्स है. आगे हम चैप्टर्स में फर्दर डिस्कशन करेंगे ये. एंड नॉट फिक्स्ड है तो हम लोग बता सकते हैं अमीबा की शेप है, जैसे देख लो वो बिल्कुल फिक्स नहीं होती है. अमीबा की जो बॉडी की सरफेस की शेप है उसकी वो फिक्स नहीं होती है, वो इर्रेगुलर शेप में होती है, वो अपनी बॉडी की चेंजेस कर सकता है. नेक्स्ट साइज में अगर देखें देयर आर 2 टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड
हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है. सो इन्होंने साइज के बेसिस पे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डिवाइड किया था. नेक्स्ट आपको ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है. स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ. माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल. पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये पीपीएलओ सबसे स्मॉलेस्ट सेल माना गया. एंड विच इज द लार्जेस्ट सेल. लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग. इसकी एग का साइज ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है. तो यस, द एग इज ऑल्सो अ सेल ही बोला जाएगा उसको. नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है जो कि है हमारा नर्व सेल. तो देखा आपने शेप एंड साइज के बारे में यहाँ पे. नेक्स्ट लेट्स मूव टू दी टाइप्स. टाइप्स में हमने देखा पहले कि शेप में साइज के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक होते हैं. तो यहाँ में बताया कि टाइप्स में भी प्रोकैरियोटिक या फिर वो यूकैरियोटिक होते हैं. जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं देन यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक आर लार्जर इन द साइज. इनमें क्या फर्क होता है? बेसिकली डिफरेंस इनमें न्यूक्लियस का होता है. जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस आता है. प्रो का मतलब यही होता है दे हैव द प्रिमिटिव न्यूक्लियस. मतलब इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता. न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस इनमें कोई नहीं होता. कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है जो बाउंडिंग करके रखती है. यस, यूकैरियोटिक जो होते हैं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड सब कुछ वेल डिफाइंड प्रॉपर वे में होता है. नेक्स्ट अगर हम लोग यूकैरियोटिक देखें तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ वन सेल, जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने हैं. एंड उनकी जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ है अमीबा के बारे में. तो यूनिसेलुलर के बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है. तो जितने भी उसके बॉडी के फंक्शन है वो कैरी कौन करता है? ओनली वन सेल ही कैरी करता है. नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. तो इनकी बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर के अंदर जितने भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं ना वो सभी सेल्स अपना अपना फंक्शंस डिवाइड कर लेते हैं. उनमें डिवीजन शुरू हो जाता है. तो हर सेल अपना पर्टिकुलर क्या करता है? फंक्शन परफॉर्म करता है. नेक्स्ट विल मूव टू दी मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंसेस. कि सेल के अंदर जो सब्सटेंस का मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है. तो सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है वो बाय 2 प्रोसेसेस होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ये दोनों डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस मूवमेंट प्रोसेस है. इनके अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का टेक प्लेस होता है. तो लेट्स सी व्हाट इज डिफ्यूजन. Diffusion is the movement of the substances from higher concentration to the lower concentration. Okay. Next, osmosis क्या है? Osmosis is the passage of the water from the higher concentration to the lower concentration through a semi-permeable membrane. Yes, यहाँ डिफाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि ऑस्मोसिस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सिलेक्टिवली पार्टिकल से ही आगे जा सकते हैं. सिलेक्टिवली परमिएबल पार्टिकल से सिलेक्टिव पार्टिकल्स ही जाते हैं. एक्चुअली ये मेम्ब्रेन का फंक्शन यही है कि इट्स ओनली अलाउ द एंट्री करता है उसी सिलेक्टिव पार्टिकल्स की जिनकी सेल को ज़रूरत होती है. और जो वेस्ट मटेरियल में आ जाता है उसको वो सेल अपने आप आउट कर देता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. कि किस टाइप के सोल्यूशन होते हैं. ये मे भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन. एक्चुअली जो सेल होता है हमारी बॉडी का जो सेल है ये सेल की इंटरनल सराउंडिंग होती है और ये सेल की जो है आउटर सराउंडिंग होती है. यानी बाहर की सराउंडिंग कैसे होती है. तो आउटर जो होती है और इंटरनल सराउंडिंग में डिफरेंस थोड़ा बहुत हो जाता है. तो नेक्स्ट है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब जब सराउंडिंग मीडियम के अंदर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है तो उसको हम लोग कौन सा कंसंट्रेशन बोलते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ओके. नेक्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसो मीन सेम, यानी कि जो सेल की इंटरनल सराउंडिंग है और सेल की जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है दोनों का कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल इक्वल होगा. ना तो यहाँ पे गेन ऑफ वाटर सेल के अंदर जाएगा ना इसमें से सेल से बाहर वाटर आएगा. तो यहाँ पे मीडियम बिल्कुल कैसा रहेगा? एक जैसा ही रहता है. नेक्स्ट हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक वो इस टाइप का कंसंट्रेशन में क्या होता है जो सराउंडिंग मीडियम है, जो सराउंडिंग बाहर का मीडियम है वहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन होता है rather than the inside the cell. तो ये टाइप थे आपके टाइप ऑफ द कंसंट्रेशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन.
ओके, तो ये हमारा जस्ट सेल का अभी मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया है आपको, जिसमें हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एमसीक्यू के क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी इसमें बताया है कि न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल थ्योरी, विर्चो की थ्योरी, ये सब बताया है। सेल थ्योरी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए हैं कि क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे शेप एंड साइज भी देखी है कि किसी की फिक्स रहती है, किसी की नॉट फिक्स रहती है। यहाँ पे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज देखी है, स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये एमसीक्यू में बोला जाता है। लार्जेस्ट में बोला जाता है आपकी ऑस्ट्रिच एग जो होता है, लॉन्गेस्ट जो होता है वो आपकी नर्व सेल होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा टाइप में, टाइप जो होता है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक होता है, यानी वो स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज के होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ओके, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंसेस। मूवमेंट में हमने देखा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस से, हमने पहले क्लासेस में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी रीटॉक किया है कि डिफ्यूजन में भी एंड ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस होता है। ऑस्मोसिस में स्पेशलिटी होती है कि सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें हम लोगों ने पढ़ा हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज इंटरनल मीडियम ऑफ द सेल एंड एक्सटर्नल मीडियम के सेल पे हम लोगों ने किस तरह से इनको डिवाइड किया हुआ है। आगे हम लोग जाके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर देखेंगे कि मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर में कैसा डिफरेंस होता है। ओके।